नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के उन अनुदेशकों का हाल जिन्होंने गांव-गांव में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया, लेकिन पिछले 21 सालों से वो अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के समय में इन लोगों की भर्ती हुई थी, लेकिन जब अपना राज्य छत्तीसगढ़ बन गया तब भी इनके साथ न्याय नहीं हो पाया। आज भी वो जा के जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अधिकारियों से मिलते हैं, कभी नेताओं से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं। लंबा आंदोलन भी चल चुका है। अब एक आस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है, तो क्या वो आस पूरी हो पाएगी? आज मैं इनका हाल जानने की कोशिश करूंगा। उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि 80 के दशक में, आप सोचिए कि 80 के दशक में जब गाँव में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल नगण्य थी, तब जाके वो उन जगहों पे पहुंचे और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके लिए एक क्लास शुरू की गई। और वो क्लास लगाने वाले कौन थे, आप उनसे मिलिए। ये तमाम लोग जो छत्तीसगढ़ से आज जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, मैं आज इनसे बातचीत करूंगा, इनका हाल जानूंगा। और इस 21वीं सदी में जब 21 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, तो वो इस छत्तीसगढ़ में कितने खुश हैं, क्या है उनका हाल, आज ये जानने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत आपसे करते हैं, स्वेटर वाले भाई साहब से। नमस्कार। तो आपको गुरुजी ही कहे तो ठीक लगेगा, ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। जी जी। तो ये बताइए, जरा हाल बताइए आप लोगों का कि क्या ऐसा हुआ कि आज 21 सालों बाद भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया आपके अपने छत्तीसगढ़ में? न्याय तो नहीं मिला सर, बात तो सही है। अब 21 दशक तो हो ही गया, आप तो बोल ही चुके हैं, ठीक है। और अब बहुत सारे नेता को देख लिए हम लोग, रमन जी को भी पास गए थे, जोगी थे, देश विभक्त हुआ राज्य, उसके बाद से हमको न्याय नहीं मिला। अंतिम आस हमारे मुख्यमंत्री माननीय जी जो भूपेश बघेल है, उनसे है यही निवेदन करके आए हैं सर, अच्छा होगा अंतिम समय। और हम लोगों का भी अंतिम समय समझ लो, मतलब एज में सर, तो आस लगाए हैं सब भाई लोग। और आप लोगों को, मीडिया वाले को भी धन्यवाद। आप धन्यवाद सुने मैं धन्यवाद तो बाद में लूंगा, मेरी बात तो सुनिए ना, आप वहाँ तक बात पहुँचाइए और यथा हो संभव हो हमारे सब भाई का काम में सफल हो जाए। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हाल जो है सीएम साहब खुद देखे चैनल के माध्यम से, और पता चले कि भाई किन हालात में जो है आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप शुरुआत थोड़ी करें कि कैसे आप लोगों की शुरुआत हुई और कैसे ये सिलसिला चल पड़ा कि इतने सालों बाद भी आप लोगों के साथ वैसा न्याय नहीं हो पाया जैसा आप लोगों को भरोसा दिलाया गया था। अनुशासन तो मिलता था सर सभी से, इधर उधर सब करते थे। लोकल जो आसपास के जहाँ जहाँ जिले है वो नेता है, विधायक, मुख्यमंत्री से मिलते थे। यहाँ भी आए हैं बहुत बार, उसके बाद सब हाँ बोले हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आश्वासन ही मिलता है। आइए जरा सर से, आइए। हो गया, आप चबा लिए होंगे सुपारी, अब तो हाँ थूक दीजिए, वो ठीक रहेगा, फिर बातचीत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अनुदेशक जो है उसकी नियुक्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, और ये आप लोगों को क्यों रखा गया जो है 80 के दशक में, ये बताइए। हो गया, सफाई हो गया सर। तो 80 के दशक में हम लोगों को इसलिए रखा गया था कि जो गांव में बच्चे थे, जो साला त्यागी थे या गरीबी परिस्थिति के कारण स्कूल जा करके पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इन बालक बालिकाओं को मूल धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2 घंटे का गांव में स्कूल चलाया जाता था। उसमें अनुदेशक के रूप में हम लोगों की नियुक्ति हुआ था। और हमारे जो स्रोत पुरुष थे वो लोग कहते थे कि आगे चल करके आप लोगों को इसका फल मिलेगा, आप गुरुजी बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो साला विहीन गांव के अनुदेशक थे वो तो गुरुजी बन गए, लेकिन जहां हमारे यहाँ साला था वहाँ के जो गुरुजी थे के अनुदेशक जो थे वो गुरुजी बनने से वंचित रह गए। ये दोहरा तरह का व्यवहार अनुदेशकों के साथ हुआ। तब स्थिति क्या रहती थी, आप लोग किन चुनौतियों के बीच में पढ़ाते थे? उस समय तो गांव में बहुत चुनौती का समय था सर। गांव में बहुत कीचड़ होता था, रात में 2 घंटा स्कूल लगाना था, बच्चे को घर घर जाके बुलाते थे, बुला के लाते थे, उसके बाद कंडील जला करके उन बच्चे को 2 घंटा समय दे करके रात में पढ़ाते थे सर। और उस एवज में शासन के द्वारा हमको 100 रुपया दिया जाता था 1 महीने का, यानी मिट्टी तेल का खर्चा। और उन बच्चे को 5वीं पास करा करके 8वीं पास करा करके मूल धारा से जोड़ने का। आप लोगों को कितना मिलता था? हम लोगों को 120 रुपया मिलता था सर।
और 120 से ये सिलसिला कहाँ तक चला? ये हम लोगों का चला 500 तक के चला सर। 500 रुपया पाए, हम पर्यवेक्षक हुए। 10 केंद्र का 500 रुपये महीने की पगार पे काम करते थे। यस सर। तो 10 केंद्र का निरीक्षण भी करते थे, उसके बाद हमें प्रमोशन मिल गया। नहीं मतलब 500 रुपये आखिरी कमाई थी आप लोगों की? अने उसी में अनुदेशक ही जो था वो 10 केंद्र का निरीक्षण करने का भार दे दिया सीनियर को। तो हम 10 केंद्र का निरीक्षण करते थे, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा करके, और उन केंद्रों का निरीक्षण करके उनकी जानकारी ले जा करके शासन को दिया करते थे। इस तरह के हम लोग काम किया करते थे सर। क्या करते थे? हाल चाल ठीक है गुरुजी? ठीक है। हम लोग क्या है 6 से 14 वर्ष के जो बीच में बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे या फिर बीच में छोड़ देते थे, उसको हम लोग घर घर जाकर बुलाते थे, एक पेड़ के नीचे या फिर कोई अपना रूम दे देता था, कमरा दे देता था। जैसे आज आप लोग यहीं पे छाया में है, वैसे हम लोग एक ब्लैक बोर्ड मिलता था, चाक मिलता था, उसी के सहारा हम लोग पढ़ाते थे। और उस बच्चे को हम लोग सिर्फ 2 साल में ही हम लोग मूलधारा में शिक्षा के जोड़ते थे। या तो 5वीं रहता था तो 5वीं पास कराते थे, उसको 5वीं की परीक्षा में बैठाते थे और पास कराते थे। राज्य सरकार क्या किया, हम लोगों का रिजल्ट कम आया है कहकर, शायद उस समय 40% आया था, तो रिजल्ट कम आया कहकर राज्य सरकार बंद कर दिए 2000 में। उसके वास्ते हम लोग बेरोजगार अभी तक है ही। मतलब आप लोग सबको पास कराते रहे लेकिन खुद पास नहीं हो पाए कभी? नहीं, खुद पास ही नहीं। हाँ, फेल हो गए। हम सबको पास किया। मैं अब तरीकेतर शिक्षक संघ गरियाबंद जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। मैं मिडिल स्कूल चलाता था। मैंने अपने कार्यकाल में सन 1989 का कार्यकाल है मेरा, शुरू से नियुक्ति सन 2000 तक थे। मैं पहले तो बच्चों को खोज कर दर्ज किया। कई आदमी जैसे 6वीं 7वीं 8वीं फेल होता था ना, उस बच्चे को जोड़ता था। कोई 8वीं फेल हो गया, ये सब कामकाज में चले जाते थे, उनको जोड़कर मूलधारा परीक्षा में बैठाता था स्कूलों में। और जहाँ स्कूल के बच्चे परीक्षा देते थे वहाँ उस परीक्षा में बैठते थे, हमारे बच्चे अधिक अंक से पास होते थे। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, एक लड़की पटवारी है, 2 नगर सैनिक है, 2 पुलिस है और 3 लड़की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। लोग हैं जो कि स्कूल ही नहीं गए। हाँ, और वो लोग उनको पढ़ाकर पास करके, जैसे 8वीं पास हो गया तो उनकी योग्यता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए फिट हो गया। वो कहीं ससुराल चली गई, वहाँ रिक्त है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन। लेकिन हम भूख मर रहे हैं, गुड़ ही रह गए, चिला शक्कर बन गए। आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम भूख मर रहे हैं। आप देख रहे हैं जरा ऊपर से, ऊपर वालों का हाल ठीक होगा। बेरला से हूँ मैं, दीनबंधु साहू जी। हमारी जो नियुक्ति है पहले हुआ डीडी ऑफिस से, एक ही हाइट पे हो जाते हैं, अनुदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया डीडी ऑफिस से, बाकायदा नियुक्ति आदेश किया गया। और हमको आदेश किया गया कि जो बच्चे कामकाजी हैं उनको आप पढ़ाइए। तो हम लोग सब शासन के आदेशानुसार हम लोग सब पढ़ाए, और बच्चे आज इतने आगे बढ़ गए, पर हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए। और कई बार हम लोग ट्रेनिंग भी दिए, BTI में प्रशिक्षण दिया गया अनुदेशकों को और प्लस परीक्षकों को। पर आज हम लोग 20 वर्षों से आज हम लोग जो स्थिति है आज दयनीय है। अब ऐसी देखने पूरा एज बार हो रहा है, बच्चे ही नहीं, 60 साल 62 साल 65 साल तक उम्र तो खत्म होगा ही। तब बड़ा अच्छा लगता रहा होगा, युवा अवस्था में रहे होंगे, और आज तो जो है 35 साल हो गया लगभग। हाँ महोदय, तो आज ये दुर्गति है हम लोगों का। हमने बहुत निवेदन किया, सही भाई लोग आते हैं जाते हैं, आशा किरण थी, लेकिन पता नहीं क्या करेगी सरकार, भगवान जाने। हम तो निवेदन करते हैं कि पुनः उम्र को न देखते हुए, क्योंकि हमने काम किया है, उम्र न देखिए अनुभव देखिए। अनुभव हम लोग BSc MSc MA क्वालिफाइड हैं हम लोग, अब 12 साल तक सेवा किए हैं। अब आज शासन जो है हमारी उम्र को देखते हैं, तो उम्र देखने से क्या मतलब है, हमारी योग्यता हमारी क्वालिफाइड देखिए आप। हम कहते हैं जो पढ़े लिखे MSc है उनको हमारे सामने खड़ा कीजिए अभी इसी जगह, हम उनसे कंपटीशन करेंगे पढ़ाने में। आज भी वो फेल है हमारे सामने। आप स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ संविदा में रख रहे हैं। हाँ, आप लोगों के साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। हो तो आज दुर्गति है। अब उम्र खत्म हो गया तो उम्र तो खत्म होगा ही, आप लोग खत्म कर रहे हैं उम्र को। करेंगे। पिछली सरकार ने भी हमको धोखा दिया, अब सामने ये सरकार है, अभी करूंगा तो कब करेगा। दिग्विजय सरकार देख लिए, जोगी सरकार देख लिए, रमन सरकार देख लिया, अब भूपेश सरकार तो है ही है। अब आज इस कगार पे हम लोग खड़े होते हैं, 60 साल 61 साल 62 साल। अच्छा, जिसकी उम्र है
वो 1 साल सेवा दिए, हम लोग 12 साल सेवा दिए हैं। हमारी सीनियरिटी, हमारी क्वालिफिकेशन को देखा जाए, सरकार से निवेदन करते हैं। आइए जरा जो है बंगाली कुर्ते वुर्ते वाले इधर आ जाइए। तो क्या हाल है इन लोगों का, जरा जो है ये बताइए। हम लोग का बहुत बेहाल है। हम विगत 20 वर्षों से औपचारिकेतर संघ के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तब अभी तक पता नहीं क्या सोच करके हम लोग को मजबूर कर रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। वही हमारे भाई लोग मध्य प्रदेश में शिक्षक बन गए, हम लोग जबकि उसी का विभाजन हुए हैं। आज तक हमको अधिकार देना चाहिए। अभी बस जितने बार हम लोग मिलते हैं तो एक ही बात बोला जाता है कि आप लोग का हम कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। हम लोग को ना मरते बन रहा है ना जीते बन रहा है। सरकार से हम इस मायने में हम मांग कर रहे हैं कि या तो सरकार हमको रोजी रोटी दे या फिर 5000 शिक्षकों को मध्य प्रदेश में परिवार सहित जाने के लिए हम लोग की व्यवस्था कर दे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे साथ न्याय हो रहा है, ना हमको कोई जीविका का साधन है, ना ही हमारी शिक्षा का कोई महत्व है। हम जीवन भर किस आधार पे जिए, हमको मजबूर किया जा रहा है। हम आपसे भी और यहाँ मीडिया के माध्यम से जानकारी सरकार को बार बार देते हुए भी अभी तक कुछ नहीं होना हमारे लिए बहुत ही मरने को मजबूर करने की तरह है। हम लोग विवश हो चुके हैं। अब अंतिम एक उम्मीद है भूपेश सरकार जी से कि हम लोग को रोजी रोटी दे और हमारी जीविका जो है तुरंत व्यवस्था करे, अन्यथा हम 5000 शिक्षक किस गलत कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब सारे वैसे जो है जैसे बता रहे हैं कि क्वालिफाई है, सब जो है ठीक ठाक पढ़े लिखे, मतलब अगर चाहे सरकार तो भर्ती कर सकती है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकती हैं भर्ती। सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं सर, और सब शुरू से कोई 84 से 2000 तक काम किए हैं, पर भी आज भी बेरोजगार पड़े हैं। हमारे पढ़ाए हुए लड़के आज नगर सैनिक में है, पटवारी में है, सब बता रहे हैं सर लोग। हम पुलिस से 86 से हैं, सब पढ़े लिखे लोग। वही लोग कहते हैं सर आप लोग हमको पढ़ा के आगे भेज दिए, आप लोग कैसे पीछे हैं। कारण यही है सर कि हर सरकार से हम लोग प्रार्थना किए। 282 दिन तक रमन सरकार के ज़माने में कंटिन्यू हड़ताल चला है और आश्वासन दिया था कि 14 अप्रैल तक आप लोगों का काम हो जाएगा करके, मगर आज तक 14 अप्रैल आया ही नहीं हम लोगों के लिए। आंदोलन के 14 साल हो गए। हाँ 14 साल हो गए और 14 अप्रैल आया ही नहीं। 14 साल में 14 हाल भी हो गए। कोरिया से बोलिए काहे शर्मा रहे हैं, आइए इधर आइए, खुल के बोलिए जो है। तो कोरिया वालों का हाल ठीक है? क्या हाल ठीक है महोदय, सबका हाल वही है, एक ही जैसा है। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं और पूरे गवर्नमेंट को देख चुके हैं। लास्ट में इनके ऊपर एक उम्मीद लगा के खड़े हुए हैं। अब देखते हैं इनकी क्या मंशा है। सरकारें बदलती रही, आप लोगों का हाल नहीं बदला। हम लोगों का हाल न बदला है न बदला था और लगता है आगे भी नहीं बदलने वाला है। नहीं बदलने वाला है। ऐसे तैसे उम्र भी गई, सब कुछ और जिंदगी भी जाने की स्थिति में। जी लास्ट कंडीशन तो यही दिख रहा है। बाल तो चले ही गए हैं। सब चले गए, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, माने हाई स्कूल बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाकी पूरे वादे, पूरा आश्वासन, टोटल थोथा पड़ा है। सिर्फ ना उम्मीदों के साथ हम लोग खड़े हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, कोरा ही रह गया। हाँ ये इनका स्टेटमेंट। अच्छा उनसे तो पूछ ही लेंगे, दाढ़ी वाले भाई साहब कलर किए मेरी तरह वो भी जा रहा है। मेरा नाम मनीलाल रजवाड़े है। तो राजवाड़े साहब कहाँ से हैं? बैकुंठपुर कोरिया से। अच्छा आप भी कोरिया से हैं। अरे उधर ही से तो वो शिक्षा मंत्री भी हैं अभी, प्रेम साय सिंह राम जी। उनसे कोई मुलाकात, कोई बातचीत कुछ तो कर दे, अपने इलाके के लोगों को लेकर दे। अब उनके पास क्षमता होगा तो कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सरकारें देखी, सरकारें आई और सरकारें गई। क्योंकि शिक्षा एक विशेष चीज़ है। जिस कड़ी में हम लोग को जोड़ा गया था 1984 में, जो अमेंडमेंट आया था, शिक्षा की कड़ी में, मुख्य कड़ी में मतलब जोड़ना है लोगों को। क्योंकि भारत देश का जो स्तर था शिक्षा का बहुत नीचे था, उसको 2 सिस्टम बनाया गया था, फार्मल और नॉन फार्मल। फार्मल के तौर पे बहुत सारे लोग कामकाजी बच्चे और साला त्यागी बच्चे थे, ऐसे लोग शिक्षा के कड़ी से दूर थे। ऐसे लोगों को शिक्षा कड़ी में जोड़ने के लिए एनएफई मतलब नॉन फार्मल एजुकेशन बनाया गया था, और उसी कड़ी में हम लोगों को भी जोड़ा गया था। जो कि उस समय हम लोग फर्स्ट बैच के पढ़े लिखे बेरोजगार थे उस समय। अब जब बेरोजगार थे तो हम लोग सोचे चलो भाई हमारा एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसमें जुड़े अपन, इस काम को जब करेंगे तो हम लोग को आने वाला समय हमारा ठीक रहेगा। हम लोगों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल बहुत सारे लोगों ने बढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब हमको एक अमेंडमेंट आया कि भाई इनको ईजीएस या योजना में तब्दील कर दिया जाए, हम लोग को किए,
चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी किया, राज्य सरकार भी किया, लेकिन हम लोग को न लेके अन्य जो नया फ्रेश कैंडिडेट थे ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया। और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं ना, प्रशासक वर्ग, यही प्रशासक वर्ग की गलती से ही हम लोग 20 साल से भटक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ मूठ का जो व्यवस्था बनाया, नया लोगों को फ्रेश कैंडिडेट को भर्ती किया और हम लोगों को बेरोजगार कर दिया, और अपने गलती को छिपाने के लिए अभी 20 साल हम लोग को भटकवा रहे हैं। आप लोगों को किसी जो है भर्ती में प्राथमिकता नहीं, कुछ नहीं, हमको बताया भी नहीं गया। उस समय जब संविदा में भर्ती हुई 2005 के समय में जी ऐसा कोई हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, हम लोग को बताया ही नहीं गया इस व्यवस्था को। 1994 में भी शिक्षकों की भर्ती हुई तो उसमें भी कोई कुछ नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं दिया, क्योंकि जो जिंदगी का अहम पहलू होता है ना, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, समय, दिमाग और पैसा जो चीज़ है वो मानव जीवन का सबसे अहम पहलू है। उस अहम पहलू से हमको कोसों दूर रख दिया गया। आज हम तो सबसे वंचित हो गए ना, आज हम तो उस श्रेणी में भी नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं यदि सरकार नाम का कोई चीज़ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जैसे 12 राज्य में हुआ है पूरे देश के अंदर में, उस समय 10 राज्य संचालित था, 10 राज्य मिला के 13 राज्य बना था। 13 राज्य के 12 राज्य के सभी अनुदेशक, पर्यवेक्षक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी, मतलब बहुत सारे विभिन्न पदनामों से ले लिया गया। प्रदेश में भी हुआ था, 94 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 2005 शिक्षा गारंटी शालाओं का संचालन किया गया, जो आज स्कूलों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो शिक्षा गारंटी की शालाओं में जो है इन्हीं अनुदेशक और पर्यवेक्षकों को लेने के लिए वहाँ से मानव संसाधन विभाग दिल्ली से ये मैंने प्रोसीजर था, लेकिन इसको चेंज करके दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में नए फ्रेश कैंडिडेटों को भर्ती कर दिया गया और जितने भी इसमें संलग्न कर्मचारी थे इनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो आप लोगों को आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो इनकी उम्र खत्म हो गई, ये करेंगे क्या? तो क्या करेंगे? ये आत्महत्या कर लें या अपने परिवार को जहर दे दें, क्या करेंगे? जीविकोपार्जन के लिए ये करें क्या? इनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मतलब किसी भी विभाग में आप लोगों को कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए पंचायत स्तर पे कुछ हो रहा है, कुछ योजनाएं चल रही हो तो उसमें आप लोगों को रख ले, पढ़े लिखे थे, सब कुछ थे,